नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। तो पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। तो बुलडोजर से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राम अच्छेजा से में हाईवे पर स्थायी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। तो निजामपुर में अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। तो प्राधिकरण की कार्रवाई से अब भूमाफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। तो हापुड़ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। तो अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। तो पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। तो बुलडोजर से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से, जहां पर अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया है। प्राधिकरण की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये ध्वस्तीकरण किया है। तो ग्राम अच्छेजा में हाईवे पर स्थायी निर्माण कराया जा रहा था, जहां पर आज उसको ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं निजामपुर की अगर बात की जाए तो निजामपुर में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। तो प्राधिकरण की कार्रवाई से अब भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो भूमाफियाओं से अवैध कब्जे की जमीन को निकालने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। तो हापुड़ में इस वक्त बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अवैध निर्माण पर फिर से बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। बाबा का बुलडोजर गरजा है। तो पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। तो बुलडोजर से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया है। तो ग्राम अच्छेजा में हाईवे पर स्थायी निर्माण जारी था, तो उसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। तो वहीं निजामपुर में भी अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है। यानी कि एक के बाद एक आज बड़ी कार्रवाई की गई है प्राधिकरण द्वारा। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भूमाफियाओं को यह साफ चेता दिया था कि जहां पर भी अवैध निर्माण होगा वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो चुनावों से पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और लगातार तब से लेकर अब तक ये कार्रवाई चलती ही जा रही है। तो वहीं निजामपुर में भी अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चलाया गया है। तो ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया कि कहीं पर भी अराजकता होती है तो पुलिस उससे निपटे। तो भारी पुलिस बल को भी इसी दौरान तैनात किया गया था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शक्ति, हापुड़ में बड़ी कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, आपको बता दें, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें निजामपुर में 400 वर्ग मीटर में बने निर्माणाधीन कार्य को ध्वस्तीकरण किया गया है। वहीं अच्छेजा में भी बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि निजामपुर में करीब 400 मीटर में व्यावसायिक निर्माण किया गया था, जो कि गलत तरीके से किया गया था। कोई परमिशन नहीं ली गई थी प्राधिकरण से, मनमाने ढंग से ये व्यावसायिक निर्माण किया गया था। इस पर हापुड़ के विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है और इसका पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अच्छेजा ग्राम में भी बिना परमिशन के निर्माण कार्य किया जा रहा था, प्लॉटिंग वगैरह की जा रही थी, उसको भी हापुड़ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हापुड़ में देखने को आई है। हापुड़ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार अवैध कालीनों पर गरज रहा है। तो शक्ति, अवैध निर्माण जो था वो किस चीज का अवैध निर्माण था? दुकानें वहां पे बनाई गई थी, घर बनाए गए थे, और किसका यह अवैध निर्माण था जिस पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो निजामपुर में बनाया गया था व्यावसायिक निर्माण के हेतु बनाया गया था। दुकानें बनाई गई थी बिना परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए। ये 400 वर्ग मीटर में व्यावसायिक निर्माण किया गया था, जिसको हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया है। तो कितनी दुकानों पर शक्ति आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा 2 जगह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। निजामपुर में 400 वर्ग मीटर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरी तरफ अच्छेजा में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण लगातार जनपद में अलग अलग जगह ध्वस्तीकरण कर रहा है, जहां जहां कॉलोनियां, जहां जहां प्लॉटिंग, जहां जहां व्यावसायिक निर्माण बिना परमिशन के पास
किए जा रहे हैं, बिना मानचित्र पास कराए किए जा रहे हैं, और सभी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी है। जी तो शक्ति, अभी तक कितने स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो हापुड़ विकास प्राधिकरण ने लिस्ट जारी की है उसमें सैकड़ों ऐसी जगह चिन्हित की हैं जो अवैध रूप से बनाई जा रही हैं, अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। तो सभी का नंबर हापुड़ विकास प्राधिकरण द्वारा लगना तय है। अभी जो कल कार्रवाई की गई है फिलहाल वो अछेजा और निजामपुर में की गई है। बाकी अन्य भी ऐसी कॉलोनियां व व्यावसायिक निर्माण है जो प्राधिकरण के निशाने पर हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। जी तो शक्ति, कब से ये कार्रवाई शुरू की गई थी और कब तक ये इसी तरह जारी रहेगी, कुछ इसको लेकर आपको जानकारी मिल पाई है? वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिनकी दुकानों पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाया गया है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें ये नहीं पता था ये जो जमीन उन्होंने ली है वो अवैध है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो भूमाफिया है, जो अवैध क्लोनोलाइजर हैं, जो अवैध रूप से व्यवसाय भवन बनाते हैं और फिर उन्हें मनमाने रेट पर बेचते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलोनाइजर हैं जो जनपद में जगह जगह कॉलोनियां बनाते हैं और फिर सीधे साधे भोले वाले लोगों को बेचते हैं और उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी उससे पहले ही हापुड़ विकास प्राधिकरण ने करीब सैकड़ों ऐसी कॉलोनियां चिन्हित कर ली हैं, जिन पर प्राधिकरण के द्वारा बुलडोजर चलाया जाना है। अभी देखने वाली बात यह होगी कि अभी फिलहाल तो अछेजा और निजामपुर में बुलडोजर गरजा है, अब अन्य 3 जगहों पर हापुड़ यानी कार्रवाई शुरू हो गई और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए शक्ति। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी में सफर कर रहे थे, जिसके बाद सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में इस फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद डीएम ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए इस पर कार्रवाई की है। तो एआरटीओ की जांच के बाद इस पर भारी जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है, जिस पर अब 26,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो गाड़ी कल संज्ञान में आई थी, जिसमें यह था कि उसका नंबर ठीक से अंकित नहीं है और या वो गाड़ी जो है इनोवा न होकर के किसी और का नंबर अंकित है, उसके बारे में एआरटीओ से जांच कराई गई, रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि जो चेसिस नंबर से जब उन्होंने उसको मिलान किया, उस गाड़ी का नंबर है UP 21CA 4022। तो जो लिखा गया था नेम प्लेट, वो उसमें हिंदी में लिखा गया था और एक अक्षर मिट भी गया था, तो ये एक अनियमितता पाई गई। तो जो नंबर प्लेट पे सही न लगाने का जो अनियमितता है, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इमरान, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर की शिकायत आई है कि एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी वो लगाकर घूम रहे थे, इस तरह की लापरवाही अगर वो करेंगे तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे? फिर देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, अमरोहा का पूरा मामला है, जहां पर अमरोहा के डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहे थे। वो नंबर प्लेट पर जो फर्जी नंबर डला हुआ था, उस नंबर को चेक किया गया तो किसी बेलेनो कार का नंबर है, जिसका खुलासा सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में हुआ, जिसके बाद डीएम ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसकी जांच तत्काल एआरटीओ अमरोहा को सौंपी गई। इसके बाद उनकी जांच में खुलासा हुआ कि यह फर्जी नंबर प्लेट थी, जो दूसरी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाई जा रही थी। इसके बाद जो ठेके में गाड़ी लगाई गई थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और गाड़ी पर जो अन्य फिटनेस और जो उसकी आरसी और जो उसके प्रदूषण नहीं था, उन सभी का जुर्माना लगाते हुए 26,500 रुपए का इस पे जुर्माना लगाया गया है। लेकिन इमरान, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर जब अपने ऑफिस आते थे, क्या किसी ने उस समय नहीं देखा है कब से वो ये फर्जी नंबर की गाड़ी चला रहे थे? जी बिल्कुल, ये जो डिप्टी कलेक्टर हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक की लापरवाही भी रही है, उनकी भी लापरवाही रही है कि जिस तरह से गाड़ी लगाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेसिंग में प्रशासनिक कर्मचारियों की और अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। और डिप्टी कलेक्टर के इस कारनामे के बाद, उनकी इस फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी के बाद, जिले में सभी गाड़ियों को जिलाधिकारी ने जहां जहां ठेके पर गाड़ी लगाई गई है, सभी के निर्देश दिए हैं कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और सब फिटनेस वगैरह चेक करके ही गाड़ी लगाई जाए और उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। तो इमरान, इस पर डिप्टी कलेक्टर का क्या कुछ कहना था? जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप फर्जी नंबर की प्लेट लगाकर क्यों घूम रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर? डिप्टी कलेक्टर सर सीधा सीधा कहना है कि ठेके में गाड़ी लगी हुई थी, उस पर उन्होंने इसमें जांच के बाद जो है जिलाधिकारी के आदेश पर ही कार्रवाई की बात की है। जी
लेकिन ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है उनकी भी। अगर उन्हें पता था कि फर्जी प्लेट अगर लगी हुई है, फर्जी नंबर की प्लेट लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो गाड़ी यूज करी है, तो काफी बड़ी लापरवाही। खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई भी उन पर की जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो जिसके चलते लोगों को अब परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो गांव में लोगों के घरों में लगभग 4 से 5 फीट पानी भर गया है, जिसके वजह से लोग बांध पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी व्यवस्था तो छोड़िए, कोई सुध तक नहीं ली गई है। तो अभी तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है जिन्होंने सुध ली हो, और खाने पीने तक की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये तब हो रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार बैठकें की हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, मंत्रियों को तक को निर्देशित किया गया है कि राहत सामग्री घर घर तक पहुंचाई जाए। उसी के बीच में सिद्धार्थनगर से ये तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां पर कोई भी सुध लेने वाला नहीं पहुंचता है। लोग अपने जो जिनकी अस्त व्यस्त हो चुके हैं, पूरी जो है उनकी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इस तरह से वो मजबूर हो गए हैं अपना लालन पालन करने के लिए। तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। तो हालातों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राकेश यादव ने, ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के लखनापार गांव में, जहां बाढ़ ने त्रासदी मचा रखी है। चारों तरफ से बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर बंधे पे शरण लिए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाए किस तरह से ये लोग पल्ली ताल के यहाँ पे रह रहे हैं अपने जानवरों के साथ। कुछ लोग हैं यहाँ जो मैं उनसे ही बात करता हूँ, क्या है पूरा मामला, ये क्यों यहाँ पे इस तरह से रह रहे हैं। आप बताओ जीजा, यहाँ कोई स्थानीय नागरिक या जो है सांसद विधायक आप लोगों का हाल चाल लेने आया? कोई नहीं आया, यहाँ का कोई अधिकारी रात तक नहीं आया साहब। इतने तबाही है, पूरे गांव से लेकर बच्चे तक भूखे मर रहे हैं। और शासन का या प्रशासन का आदमी कुछ प्रशासन नहीं है, लखनापार के लिए कोनो प्रशासन नहीं है। यहाँ के लोगों को कहना है कि कोई भी यहाँ अभी तक सुधी लेने नहीं आया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पल्ली तान के तंबू में रह रहे हैं, अपने जानवरों के साथ भूखे प्यासे यहाँ लोग बैठे हैं। किस तरह से ये अपना जीवन यापन करते होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में ना ही यहाँ कोई शासन का आदमी, ना ही कोई प्रशासन का आदमी इनको देखने तक नहीं आया, ना यहाँ के सांसद, ना यहाँ के विधायक। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। तो वहीं बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, कांग्रेस को आज अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। तो कांग्रेस को आज अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये महामुकाबला था। तो 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता अब कमान संभालने वाला है, यानी कि अध्यक्ष पद की कमान वो संभालने वाला है। तो इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। तो 1998 में सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। तो एआईसीसी मुख्यालय में जारी है वोटों की गिनती। तो लगातार वोटों की गिनती की जा रही है। अब कुछ ही समय बाद जो है नए अध्यक्ष का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार ये चुनाव किया जा रहा है। तो इससे पहले 1998 में जो है सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था पद से। फिर सोनिया गांधी को इसकी कमान दे दी गई थी, फिर उनके बेटे राहुल गांधी के हाथ में ये कमान चली गई थी। और अब 24 साल बाद एक बार फिर से गैर गांधी यानी कि गांधी परिवार से बाहर का कोई सदस्य इस अध्यक्ष पद की गद्दी पर बैठने वाला है। तो महामुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में चल रहा है, और आज ही इस अध्यक्ष पद का नया जो अध्यक्ष बनने वाला है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो यानी कि कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। तो 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता इस कमान को संभालने वाला है। तो इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। तो 1998 में सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद मिला था, फिर उन्हें हटा दिया गया था। सोनिया गांधी को कमान संभालने के लिए दे दी गई थी, फिर उनके बेटे राहुल गांधी ने इसकी कमान संभाली थी। और अब 24 साल बाद जो है फिर से गैर गांधी परिवार से एक सदस्य चुना जा रहा है। अब कुछ ही देर में जो है अब वोटों की गिनती जारी है और कुछ ही देर में इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि जो सवाल है उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है और थोड़ी ही देर में यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।
वहीं खबर गोरखपुर से है, जहां पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। तो इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की फरियादों को सुना। तो गोरखपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। इससे पहले भी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में दिखाई दिए हैं, फरियादियों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिए हैं। तो सीएम ने इस बार भी फरियादियों की समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करना चाहिए, सॉल्व कीजिए इन सारी प्रॉब्लम को। अधिकारियों को उसी समय जो है ये सारे आदेश दे दिए गए कि जितने भी फरियादी आए हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए और जल्द ही इनका निराकरण किया जाए। तो थोड़ा सावधानी रखना, क्या बात है? बैठ जाना, आप आराम से बैठ के अपनी बात बताओ, क्या है? अभी देखो कार्रवाई करो, स्कूल पढ़ते हो। वहीं यूपी के हापुड़ में गाय के गोबर और घी सहित 5 तत्वों से इको फ्रेंडली दीपक तैयार किए जा रहे हैं। तो चाइना का माल बंद होने से स्वदेशी दीपकों की भी मांग अब शहर में और ज्यादा बढ़ने लगी है। तो वहीं प्रदूषण से शहर को मुक्त किया जा सके, इसके लिए भी इको फ्रेंडली दीपकों की मांग भी बढ़ रही है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो इको फ्रेंडली दीपकों से प्रकाश पर्व दीपावली में परंपराओं के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी झलक देखने को मिलेगी। तो पर्व में प्रकाश के साथ साथ मिट्टी के दीपक का सौंधापन और गाय के गोबर की सुगंध भी शामिल होगी। तो इस बार दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपकों को प्रज्वलित किया जाएगा। तो जनपद में अधिक से अधिक घरों में इन दियों की रोशनी दिखाई देगी। तो वहीं दूसरी तरफ गोबर से बने दीपक में घी मिलने से इससे निकलने वाला धुआं जो है वो भी वातावरण के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। साथ ही गोबर से बने दीपक से वातावरण में भी शुद्धता बनी रहती है। तो हिंदू मान्यता में काफी ज्यादा गाय के गोबर का महत्व है। तो वहीं अब गाय के गोबर से दीपक बनाए गए हैं, जिससे प्रदूषण को भी रोका जा सके, वातावरण को ये शुद्ध भी करता है, घर में भी एक पॉजिटिविटी लाता है। तो वहीं ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गोबर से, गाय के गोबर से ये दिए बनाए जा रहे हैं। हमें विचार आया कि भाई बहनों को काम और हमारे पास दिया सबसे अच्छा कि हम गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं, उसमें हमने गव्य तत्व मिलाए हुए हैं। तो हमने जब ये हमारे गाय के दिए बने हैं तो मार्केट भी हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और बहनें बहुत अच्छी संख्या में, हम जगह जगह जो समूह की बहनें लगाई गई हैं वो हमारे दिए बना लिए हैं। तो गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, तो इको फ्रेंडली दीपक बनाए जा रहे हैं। आपके त्योहारों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इन दीपकों को भी लाया जा रहा है बाजारों में। तो यूपी के हापुड़ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर गाय के गोबर और घी सहित 5 तत्वों से इको फ्रेंडली दीपक तैयार किए जा रहे हैं। तस्वीरें वहां की है। तो चाइना का माल जब से बंद हुआ है तो स्वदेशी दीपकों की भी मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगी है। तो प्रदूषण से शहर को मुक्त किया जाए, इसके लिए भी इको फ्रेंडली दीपकों की अब मांग ज्यादा बढ़ने लगी है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोजगार भी मिल रहा है। तो इको फ्रेंडली दीपकों से अब प्रकाश पर्व दीपावली में परंपराओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की भी झलक देखने को मिलेगी। तो पर्व में प्रकाश के साथ ही मिट्टी के दीपक का सौंधापन और गाय के गोबर की सुगंध भी शामिल होगी। तो इस बार दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपकों को प्रज्वलित किया जाएगा। तो जनपद में ज्यादा से ज्यादा घरों में इन दियों की रोशनी आपको दिखाई देगी। तो वहीं दूसरी तरफ गोबर से बने दीपक में घी मिलने से इससे निकलने वाला धुआं भी वातावरण के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। तो साथ ही गोबर से बने दीपक से वातावरण में भी शुद्धता होगी। सही कह रही है दीदी, मेरे जैसे सीधी कोई मिलेगी नहीं पूरी गली में। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेक्टर 63 लैब में भीषण आग लगी है। तो नोएडा के सेक्टर 63 से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लैब में अचानक से आग लग गई। तो एक क्यूर लैब्स की बिल्डिंग में ये आग लगी है, भीषण आग लगी है। तो वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और आग बुझाने में लगी हुई हैं। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तो शॉर्ट सर्किट इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि अभी जांच की जाएगी
तो नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लैब में भीषण आग लग गई है। तो शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आग लगी है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि किन कारणों से आग लगी है। तो नोएडा के सेक्टर 63 लैब में भीषण आग लग गई है। तो एक्यूर लैब्स की बिल्डिंग में ये आग लगी है। तो वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और आग बुझाने में लगी हुई है। तो कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। तो वहीं कारणों के बारे में अगर आपको बता दें तो शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है, आग लगने की वजह बताई जा रही है। तो नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लैब की, जहां पर आग लगी है। तो दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी जांच की जाएगी कि आखिर आग किस तरह से लगी, क्या शॉर्ट सर्किट ही इसका मुख्य कारण था या फिर और भी कई वजह थी जिसकी वजह से आग लगी है। तो नोएडा के सेक्टर 63 से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से लैब में आग लग गई। तो भीषण आग लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं, दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच गई हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं अगर कारणों की बात की जाए तो कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये लैब में आग लगी है। तो एक्यूर लैब्स है जिनकी बिल्डिंग में आग लगी है। तो मौके पर जब दमकल की गाड़ियां पहुंची, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, कारणों का पता लगाया जा रहा है कि क्या शॉर्ट सर्किट ही इसका मुख्य कारण है या फिर अन्य कारणों से आग लगी है। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ में थाना विभूति खंड अंतर्गत शनिवार को ट्यूशन पढ़ाकर घर जा रही युवती के साथ गैंगरेप करने वाला मुख्य आरोपी इमरान की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। तो आपको बता दें कि पुलिस को कठोता झील के पास आरोपी के होने की जानकारी मिली थी। तो इस दौरान क्रॉस फायरिंग में आरोपी इमरान के पैर में गोली जा लगी। तो साथ ही पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल, कार्टून और बाइक बरामद कर ली है। आपको बता दें कि आरोपी नानपारा बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है और विभूति खंड थाना क्षेत्र में रहकर ऑटो चलाता था। फिलहाल उसे लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं उसका इलाज जारी है। तो वहीं शिक्षिका के साथ गैंगरेप करने में शामिल इमरान के दोस्त आकाश को भी पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। तो मुख्य आरोपी के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इमरान की भी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन उससे पहले मुठभेड़ हुई, पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई, जहां पर उसके पैर में गोली जा लगी। तो वहीं इलाज अस्पताल में जारी है। 15 अक्टूबर 2022 को विभूति खंड थाना अंतर्गत एक गैंग रेप की घटना हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कल हो गई थी और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें बाकी थी। जो इसमें अभियुक्त था उसका नाम इमरान था, जिसकी पहचान हुई थी। इसमें कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाना विभूति खंड की टीम और डीसीपी ईस्ट की जो क्राइम टीम है उनको शामिल किया गया था। जो अभियुक्त की फोटो थी उसको कई जगह हम लोगों ने बांटा भी था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।